सर फिजिक्स का। तो देखिए शाबाश, आज हम बात करेंगे एयर फोर्स और एक्स ग्रुप के अंदर जो फिजिक्स आती है उसका लेवल किस टाइप का होता है। ठीक है, तो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखना और सभी क्वेश्चन को ट्राई करना कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपको आते हैं और कितने आपको नहीं आते, क्योंकि ये जो होता है इसके अंदर जो फिजिक्स जो होती है मेजोरिटी 75 मार्क्स की, वो बिल्कुल 11th 12th की बेसिक जो बुक्स हैं जो आपने अब तक पढ़ी हैं क्लास 11th 12th के अंदर, जो भी नोट्स पढ़े हैं, प्रदीप बुक पढ़ी है, एस.एल. अरोड़ा पढ़ी है, एनसीईआरटी जो भी बुक आपने फॉलो की है उसी के अंदर से ये कंप्लीट आता है, उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की इसकी नीड नहीं होती। अगर आपकी 11th 12th की फिजिक्स अच्छे से कवर अप है तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए शाबाश, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप भी ट्राई करना। फर्स्ट आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, कि जो वर्क डन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, जीरो तो ऑप्शन नहीं है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए शायद प्यारे बच्चों, अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट कई बच्चे देखते हैं इसका आंसर करेंगे नेगेटिव, ठीक है, कई करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। वैसे मेजोरिटी स्टूडेंट का नेगेटिव ही करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किसी बच्चे का, ठीक है, किसने पॉजिटिव आंसर किया, किसने नेगेटिव, किसने बोथ ए एंड बी, किसने नन ऑफ दिस। तो वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर करने की कोशिश करना, फिर मैच करना क्या सर मैंने राइट आंसर दिया है रॉन्ग दिया है। तो देखिए सर, बस जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी रफ सरफेस के ऊपर है, ये कोई आपके पास रफ सरफेस है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज योर रफ सरफेस। रफ सरफेस के ऊपर बेटा जैसे ही कोई ब्लॉक रखते हैं तो यहाँ जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से होता है क्या है, यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करता है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और नेम होता है, उसको बोलते हैं बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि जब तक जितना फोर्स अप्लाई करो उतना ही आपको बैक मिलेगा, लेकिन जब इस F की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट चलने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चलेगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं F। कौन सा फोर्स होता है, ये होता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन नेम है, और एक और नेम होता है इसका, वो क्या होता है, वो होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। तो पहले बच्चों यहाँ देखिए शाबाश, अब होगा क्या, ठीक है। अब देखिए शाबाश, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, मींस एंगल कितना 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सर हमने भी नेगेटिव आंसर किया, तो नेगेटिव ठीक है क्या। अब देखते हैं शाबाश, नेगेटिव बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा, तो नेगेटिव कैसे होगा वो देखिए। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक बैठा है ऐसे, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, फोर्स अप्लाई किया, एक यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, दोनों ब्लॉक की वजह से, ठीक है, दोनों का मास था यहाँ पे इस फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा म्यू इनटू एन इसका, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था म्यू इनटू एन, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या फिर आपके पास डायनेमिक फ्रिक्शन गिवन तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा है यहाँ F1, वही फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यहाँ आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं, उसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा। तो तीनों केस हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव ये भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। पहले से टिक कर रखे मैंने, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा बेटा, कोई बच्चा बहुत ही फास्ट इनके आंसर भी कर देगा, लेकिन बिल्कुल आराम से स्टिक आंसर करना इंपॉर्टेंट होता है, जल्दबाजी में आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो वो इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, डायमेंशन m1l -1t-1 इज रिलेटेड टू, ये डायमेंशन गिवन था, डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन था m1l-1t-1, ये पूछा गया था किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या क्या था, वर्क डन, नंबर 2 टॉर्क, नंबर 3 एनर्जी, नंबर 4 था बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो है बहुत बार, मतलब कि HSSC के अंदर में बहुत बार पूछते हैं,
ठीक है, और भी जो एग्जाम है उनके अंदर बहुत बार पूछते हैं विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। तो इसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन है, टॉर्क है, एनर्जी, इन तीनों का सेम होता है डिमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है, m1L2T- और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा यहाँ से निकालना है 6 पाई नीटा आर। एफ हो गया बेटा फोर्स, 6 का कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई का नहीं होता, तो नीटा का क्या होगा, जिसको निकालना उसको एक साइड, सबको एक साइड। फोर्स का प्यारे बच्चों पता होगा m1L1T-2, ठीक है। आर के लिए लेंथ और वेलोसिटी L/T। L स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगी तो पावर कितनी होगी, एक 1 है, नीचे 2 है, तो कितना होगा -1। T ऊपर जाएगा तो बेटा T की पावर -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का F = 6 पाई नीटा आर। और भी फॉर्मूले उससे भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड से भी निकाल सकते हो, मर्जी होती है आपकी, कहीं से भी निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछी गई है, क्या होगी। वैसे दो फॉर्म में लिखते हैं इसको यूनिट को भी, ठीक है। दोनों फॉर्म आपको बता दूंगा, ऑप्शन में क्या था और पूछा क्या गया था, देखिए बस। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज, फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास न्यूटन पर कूलम, सेकंड ऑप्शन था न्यूटन कूलम, थर्ड ऑप्शन था एक कूलम पर न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन था बेटा नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, आराम से बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो ये मैं बता देता हूँ आपके लिए भी, क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा ऐसे बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q0 और लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, क्योंकि चार्ज जो होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको एनसीईआरटी ने ठीक माना है, कुछ एक F/Q0 भी लिख देते हैं, वो फॉर्मूला है तो, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म होती है। अब प्यारे बच्चों फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका आंसर रहेगा। और क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, E का फॉर्मूला होता है -dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। V का होता है बेटा वोल्ट और dr डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Which of the following is a multiple of angular momentum? एंगुलर मोमेंटम के मल्टीपल क्या होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, आपसे पूछा गया था कि एंगुलर जो मोमेंटम है उसके मल्टीपल क्या होंगे। L के किस किस का मल्टीपल है L। L मींस एंगुलर मोमेंटम गिवन था, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो है कि इस 2 का मल्टीपल है। ऑप्शन थे R और F का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था आपके पास M और V का, थर्ड ऑप्शन था I और V, फोर्थ ऑप्शन था I और ओमेगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन कैसे करें सर, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोगों को पता है तो, ओमेगा की यूनिट क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी। ओके, ओमेगा में खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों, इसका जो स्मॉल पार्ट होता है ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर होता है, और ज्यादा होता है वो स्केलर होता है। क्यों होता है ऐसा, ओके देखिए सर, बस इन 2 का प्रोडक्ट होगा, इन 2 का होगा, किस किस का प्रोडक्ट होगा सर, ये 4 ऑप्शन थे, नहीं पता चल रहा, छोड़ दो, छोड़ने का मतलब क्वेश्चन मत छोड़ दो, किस पे आ जाओ, कंसेप्ट पे आ जाओ। अब देखो P के अंदर बात कर रहा हूँ, P होता है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, L लिख दो। मास जो काम करता है वही रोटेशनल फ्लो में I काम करता है, जो V करता है वो ओमेगा करता है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो क्वेश्चन तो इसका आंसर तो यही होगा, हाफ mv² होता है। सर काइनेटिक एनर्जी लीनियर, रोटेशनल में क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m की बजाय I, v की बजाय ओमेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सारे रिलेशन को चेंज करना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने वीडियो भी डाली हुई, क्लास 11 का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा अप टू 8th यूनिट, लास्ट के 2 यूनिट रहते हैं वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब जो चल रहा है उसका कंपटीशन लेवल चला हुआ है, SHM के हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वेव के कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद साउंड वेव करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट जो भी सजेशन होगा उसके रिगार्डिंग हम करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ।
वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये तो हमने कर ही दिया इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से इज ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ई एम वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मान लो इसको, ई एम वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय। ई एम वेव किससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑप्शन थे चार्जेस एट रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ई एम वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्ज एट रेस्ट पे तब। नंबर 2 है चार्ज इज इन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड जो उसकी कांस्टेंट है। नंबर 3 है एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। नंबर 4 है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो देखिए बस ई एम वेव, चार्ज जब एट रेस्ट होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब मोशन में होता है कांस्टेंट स्पीड से हो तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज मोशन में हो, जब चार्ज मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उस डिस्टरबेंस को किसका नाम दिया गया, ई एम वेव का नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है, अपनी कंट्री के भी एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनका नाम भी इसके अंदर जुड़ता है। उन्होंने भी ई एम वेव प्रोड्यूस की थी 5 mm से 25 mm तक, लेकिन उनका जो काम था लेबोरेटरी तक ही सीमित रह गया था, इसलिए मार्कोनी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 50 किलोमीटर उस टाइम पे मिलीमीटर में निकाल रहे थे, उन्होंने 50 किलोमीटर इंग्लैंड से फ्रांस के बीच में, जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, वहां तक वेव को ट्रेवल करवाया था। ओके, छोड़ो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पूछा गया पी गिवन है लीनियर मोमेंटम, और आपसे फोर्स पूछा गया है, ठीक है। पी क्या गिवन है, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, सभी को पता ही होगा। P इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, P इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। सी कोई कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है। F पूछा गया प्यारे बच्चों, F क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कर दो डिफरेंशिएशन, ए टी स्क्वायर क्या होगा 2t, बी टी का क्या होगा b, c का 0, तो आंसर था बेटा इसका 2at प्लस 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। आपके पास पूछा गया है कोई वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कहां से कहां, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो उस केस में जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, क्या होगा। स्पीड के बारे में पूछा गया है। जब भी कोई भी लाइट वेव है, लाइट के बारे में बात करें या रे के बारे में बात करें, तो वो अगर ट्रैवल करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। रेयर मतलब तो खुले भागो आप, डेंसर मतलब कीचड़ में भागो, तो वहाँ स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं इस प्रकार से कंसेप्ट बताता हूँ। तो डेंसर टू रेयर जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक ऐसा पैरामीटर होता है जो सेम रहता है, एनटीएससी के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, नेम द पैरामीटर विच रिमेन्स सेम व्हेन द लाइट वेव ट्रेवल्स या साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। 4 ऑप्शन थे उसके, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, वेव नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए जवाब देना है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। नेम द पैरामीटर विच रिमेन्स सेम व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 2 वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर 3 स्पीड, ऑप्शन नंबर 4 वेव नंबर। इन चारों में से बता देना बेटा कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास हो गए 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। 8 में पूछा गया है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होगा एंगल। पहले तो बता दो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए शाबाश, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा ना तो वहाँ वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा तो एफ डी आर भी 0 होगा। ये 0 कब होगा, डॉट प्रोडक्ट है, कब 0 होगा, जब कोस आपके पास यहाँ से एफ 0 नहीं होता, डी आर 0 नहीं होता, तो कोस थीटा बनेगा, कोस थीटा 0, कोस थीटा किस पे 0 होता, 90 पे। तो इसका आंसर बेटा 30 ऑप्शन था, 0 ऑप्शन था, 60 था, 90 था।
तो 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है बेटा जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है। अगर इस बोर्ड को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूं तो 4 वोल्ट है, तो एक जगह पूरे बोर्ड पे 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, कहीं भी पॉइंट पे आप टच करके देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। पूछा गया है when charged particle enters in the magnetic field perpendicular then the path of the particle, जो चार्ज पार्टिकल उसका पाथ क्या होगा। जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ तो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, सर्कुलर। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं ऐसे एयर के अंदर, इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है। यही दो सेम चार्ज पार्टिकल जब किसी मीडियम में रख दिए जाते हैं, सपोज वाटर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर रख दिए जाते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो अब फोर्स क्या लगेगा। नया फोर्स क्या होता है बेटा, पहले वाला फोर्स डिवाइड बाय में के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा F/2, ये इसका आंसर था। ठीक है, F/2। नेक्स्ट है आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दो आपके पास कोई बॉडी है जिनका टेम्परेचर T1 T2 है और T1 T2 से ज़्यादा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, dQ/dt क्या होगा। dQ/dt का फॉर्मूला होता है बेटा K इंटू में A इंटू में dt बाय में जो भी लेंथ यहाँ पे है वो। ठीक है, क्या लेंथ, अगर दो सरफेस है, ये बॉडी एक, इसको हॉट बॉडी बोला है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आपके पास है कोल्ड बॉडी। तो हीट का जो ट्रांसफर होगा इन दोनों के इन बिटवीन वो क्या होगा, हॉट बॉडी है उसकी हीट कम होगी धीरे धीरे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना पास होगा हीट का ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होगा। अब गैस पे मान लिया चाय बना रहे हैं, बहुत ऊपर रख दिया ऐसे तो मतलब उसके पास हीट पहुंच नहीं पाए, पास में रखें तभी तो काम होता है। ठीक है, नंबर 2 इनका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले से कोई गर्म चीज़ उसको गर्म करना है तो कम हीट की जरूरत पड़ती है, अगर पहले से ठंडा उसको गर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। समझ रहे हो आप सभी। एरिया किसका, जिसके अंदर आग लगी हुई है, जिसके अंदर हीट है, जो हॉट बॉडी है उसका एरिया कितना कम है। माचिस की तिल्ली जला के मैं चाय बना रहा हूँ तो देख लो, तुम समझ जाओ। ठीक है ना, मेरे बल्कि खिचड़ी एक प्रकार से के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। इस फॉर्मूले का पता चल गया तो आंसर क्या आएगा। हाँ, उससे आगे भी आप गलती कर सकते हो। dt क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, T1 माइनस T2, चेंज इन ट्रांसफर मतलब कि ज़्यादा से कम, जिस ज़्यादा जो टेम्परेचर है T1 माइनस T2। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया कि काइनेटिक जो SHM होती है उसके अंदर जो आपके पास टोटल एनर्जी होगी मास पे कैसे डिपेंड करती है। तो SHM की यूनिट अभी पढ़ी थी हमने, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, या फिर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है, तो इसके अंदर कैसे डिपेंड करती है शाबाश, इंडिपेंडेंट होती है x के। फॉर्मूला क्या होता है टोटल एनर्जी का, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के यहाँ पे कांस्टेंट है, x पे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो भी 14 या 13 जॉब के अकॉर्डिंग जो चला हुआ 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। इसमें पूछा गया अगर अर्थ जो है रोटेट होना बंद कर दे, अर्थ है अगर रोटेट होना बंद कर देती है तो उस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे है उस पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगी कम होगी। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दूंगा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। देखिए सर, फॉर्मूला होता है, घूमती है ना जब रोटेशन की वजह से, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कोस स्क्वायर लैम्डा। अब ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए सर जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो लैम्डा है इसकी दो वैल्यू होती है बेटा, एक होता है पोल पे, एक होता है इक्वेटर पे। बहुत से बच्चों को याद भी नहीं रहती, बता दूं 0 90, पोल को उल्टा करोगे ना, पी को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा और 0 का 0। तो इस पे पोल पे लैम्डा लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू 90 होती है और इक्वेटर पे वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, इक्वेटर पे अगर बात करें यहाँ से G डैश इज इक्वल टू G माइनस, अगर 90 पुट कर दो तो cos 90 तो 0 होता है। ठीक है, G डैश की वैल्यू G आएगी, G के बराबर कहाँ, पोल पे। बट बात तो हमें कहाँ करनी है, इक्वेटर के ऊपर बात करनी है सर। इक्वेटर पे क्या होगा, G डैश
इज इक्वल टू जी कितना है 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा पुट करूंगा तो इसमें से ओमेगा स्क्वायर आर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये घूमना ही बंद कर दे ओमेगा 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है जी के, मतलब बढ़ जाएगी, कम होती है इक्वेटर पे वैल्यू, तो आंसर आएगा इंक्रीज। और इंक्रीज भी कहाँ तक होगी जी तक। ठीक है, जी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हाइट की वजह से भी कम होती है, डेप्थ की वजह से भी, रोटेशन की वजह से भी, शेप की वजह से भी चेंज होती है। ठीक है, क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर बोल दे कभी भी तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वर्क डन होता है। ठीक है, एरिया अंडर बोल दे, स्लोप अंडर बोल दे तो डिवाइड कर दो, एरिया अंडर बोल दे तो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मतलब गुना। नेक्स्ट आपके पास पीक वोल्टेज गिवन है किसी भी एसी की, वो है 423 वोल्ट। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू पूछी गई है, इफेक्टिव बोल दे, वर्चुअल बोल दे तो ए के मतलब होता है उसका। ठीक है, 423 वोल्ट। इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों E0/√2। ठीक है, E0/√2 कर लेना। 4 ऑप्शन थे इसके, नियर अबाउट 300 वोल्ट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, कुछ थोड़ा बहुत काम आप लोगों को करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या पूछा गया 16 में? 16 में आपसे पूछा गया है, नेटा दे रखा है आपके पास 25%, टेम्परेचर सोर्स का पता नहीं है, सिंक का दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर सोर्स का क्या। पहले तो मैं बता दूं, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए ना, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लो, आंसर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में कभी ठीक भी आ जाए, बट गलत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नीटा का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, कितना 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है। T2 दे रखा है कितना 27, 173 में ऐड करो कितना हो जाएगा 200 केल्विन, डिवाइड बाय में इसका पता नहीं हम लोगों को जो निकालना है। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, 200/T1 = 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 कितना होगा 3/4। ठीक है, सॉरी 2 ऐड करना था, कितना होगा 300 होगा, 273 ऐड करना था, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। यहाँ से 3 से कैंसिल होगा 100 और ये कितना आ जाएगा T1 की वैल्यू 400। अब ये कितना केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में लेके जाना तो क्या माइनस करोगे 273, इसमें से कितना बचेगा आपके पास, देख लो यहाँ से 7 फिर 2 फिर यहाँ से कितना है 3 था, कितना बचेगा 127 डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, इसका आंसर आएगा किसका, T1 का, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं बेटा गर्मी के अंदर वीडियो बनाए तो उतनी मेहनत आपको करनी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, आपका सपोर्ट होता है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा चैनल नहीं अपना कि सब देखेंगे। अच्छा, नोट गेट के अंदर कहता है कि अगर इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। इन्वर्टर का काम करता, 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है KVL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, एक तो होता है KCL करंट, एक होता है वोल्टेज। करंट तो किस पे लोग बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और KVL किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही कहां से कहां, 1800 RPM से 3000 RPM। ठीक है, इस प्रकार से कितने टाइम में, 20 सेकेंड में, इन 20 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में पूछा गया है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना आसान है। सिंपल एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वही फॉर्मूला ω2 - ω1/20। लो निकल गया। ω2 कितना है 2π इंटू में मिनट में दे रखे RPM, सेकंड में बदलो सबसे पहले तो इसको 3000 × 1/60 माइनस 2π क्यों लगाया कोई बता सकता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है 2π × फ्रीक्वेंसी होता है, फिर 2π/t होता है, टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है। अच्छा, 2π इंटू में 1800 × 1/60, 1/60 क्यों गया सेकंड में बदलने के लिए, टाइम सेकंड के अंदर क्यों है 20 सेकंड, 0 से 0 टाउ, 2 से 3 पे, 3 से 100, फिर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 पे कितने बचे 30, ये कितना बनाए पर देखो 100π माइनस, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3 पे गया, ये हुआ आपके पास 60π डिवाइड बाय में 20, कितना हुआ 40π/20, कितना आंसर आया 2।
तो ऑप्शन में यही था 2 पाई, वैसे इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आज का। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।